मॉर्निंग। पार्ट 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। CSIR नेट सितंबर 2022। टुडेज नहीं भाई, रात हुआ था एग्जाम। आंसर्स की बात कर रहे हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तुम बता रहे हो और जो पॉसिबल सॉल्यूशन हमें लग रहे हैं हम बता रहे हैं। तो रात कैसी कटी तुम्हारी? सपने में किस किस क्वेश्चन ने आके तुम्हें डराया? भाई देखो, क्वेश्चंस क्या थे, एग्जाम में क्या गलती हुई, इसको समझने का बेस्ट दिन होता है द एग्जाम डे या नेक्स्ट डे, क्योंकि क्राइम सीन फ्रेश है। तुम आराम से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि भाई कहाँ गड़बड़ हुई थी और हमें आगे इन गड़बड़ों से कैसे बचना है। चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो, घंटी बजा के। भाई घंटी बजा लेना, मंदिर में भी घंटी बजाते हैं तो भगवान भी सुन लेता है। टाइम बहुत कम है। और शेयर करो इस वीडियो को भाई, लाइक भी कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। देखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी समस्या ये आती है, वो 7 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट की स्टोरी। हर एक को कुछ और ही दिखाई दे रहा है, बट हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बजाय एग्जैक्टली आपके वर्ड पर जाने के, आपके वर्ड में से हिंट निकाल करके पॉसिबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक रिव्यूज मिल रहे हैं तो भाई ज्यादातर इन्फॉर्मेशन सही भी हो रही है कि क्वेश्चन उन्हीं इन्फॉर्मेशन में से, डाटा में से आया था। और मत बोलो, अभी कुछ दिन बाद तुम्हारा ICMR का एग्जाम भी आने वाला है, तो इन गलतियों को सुधारो, समझो और सीखो। अब जैसे कि एक क्वेश्चन प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ DNA पॉलीमरेज को लेकर के आया था, पॉसिबली इस टेबल में से। यहाँ DNA पॉलीमरेज 1 है, DNA पॉलीमरेज 2 है, DNA पॉलीमरेज 3 है। देखिए 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग की एबिलिटी ये पॉलीमरेज 1 में है, पॉलीमरेज 2 में है और 3 में भी है। लेकिन 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये केवल पॉलीमरेज 1 में है। इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके निक ट्रांसलेशन करता है आपका DNA पॉलीमरेज 1। इसकी पॉलीमराइजिंग रेट स्पीड जो है ये बहुत धीमे धीमे काम करता है, 10 से लेके 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। पॉलीमरेज सेकंड जो है थोड़ा फास्ट है, 40 के आसपास, लेकिन भाई ये है सुपर रॉकेट की तरह। पॉलीमरेज थर्ड 250 से लेकर के 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। यू इमेजिन मैन, ये स्पीड तो वैसी हुई ना जैसे जेट इंजन की रोटेशन की स्पीड हो गई। और इसीलिए DNA पॉलीमरेज 3 ये है आपका मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। DNA पॉलीमरेज 1 का काम होता है छोटे छोटे स्टेज को सही करना, DNA रिपेयर में और निक ट्रांसलेशन में, प्राइमर रिमूवल में। सिमिलरली DNA पॉलीमरेज 2 भी रिपेयर में इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिविटी की बात, भाई कितनी देर तक DNA पर बैठ करके काम कर सकता है, तो ये एक बार में एक सांस में 3 से लेकर के 200 मिनट ऐड करेगा। अभी बोलेगा थक गया मैं तो यार। और DNA पॉलीमरेज 2 लगभग 1500 के आसपास। लेकिन पॉलीमरेज 3 की बात तो भी अजीब सी है। की करा पाजी, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, रेप्लिकेट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। और इसीलिए मेन क्रोमोसोमल रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो होता है वो DNA पॉलीमरेज 3 है। ओए छोटे बस कर यार। पापा की करा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। अब एक क्वेश्चन आया है म्यूटेशन इन बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के ऊपर। भाई जब भी कभी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की बात आ जाए सामने तो छूटते दिमाग में क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए आपके सामने MSC1 और एक आना चाहिए आपका MSC2। और अगर तुम्हारी बुद्धि काम नहीं भी कर रही है तो ये CD4 CD8 वाली कहानी देख करके जो ऑप्शन में रखी हुई थी तो मैं याद आ जाना चाहिए था। भाई बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का काम क्या था? जो MSC1 को प्रॉपर शेप देता है। अगर आप बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को उड़ा दो, खराब कर दो, तो MSC1 काम नहीं कर सकता। अब ये MSC1 मिलता किस पर है भाई? MSC1 मिलता है सभी तरह की सेल्स के ऊपर, जितने भी न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स होती हैं। अब इन सेल्स के ऊपर जो ये MSC1 है, MSC1 का काम क्या है? इसका काम है कुछ खास तरह की T सेल्स को एक्टिवेट कराना जिनका नाम है TC। उनके सरफेस पर रिसेप्टर लगा हुआ है जिसका नाम है CD8 जो MSC1 को पहचानता है और अपने TCR की हेल्प से MSC पे लगे हुए एंटीजन को पहचानते हैं, एक्टिवेट करते हैं और जब एक्टिवेट हो गए तो सामने वाली सेल को मार डालते हैं। आमतौर पर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को पहचानने का यह मैकेनिज्म था जिसको लेकर के शायद ये बात की गई थी। और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन MSC1 का एसोसिएशन आप कभी नहीं भूलोगे। MSC2 में क्योंकि 2 चैन होती हैं इसलिए वहां अपने MSC को प्रॉपर शेप देने के लिए उसे बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन नहीं चाहिए होता। और एक इंटरेस्टिंग बात और भी थी, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन MSC का पार्ट है बट MSC की कैटेगरी में नहीं आता। एक क्वेश्चन आया है लैगिंग स्टैंड के ऊपर कुछ लेबल्स लगाने थे आपको, तो चलिए डायग्राम शायद उल्टा था या सीधा था, आई डोंट नो, बट आप देख लीजिए जहां DNA ऑलरेडी बना हुआ है ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स थे। इन DNA को जहां पीसेस को जोड़ने का जिम्मा था वो था DNA लाइगेज का। जहां पर RNA प्राइमर अभी बचा हुआ है, इस प्राइमर को हटाने के लिए DNA पॉलीमरेज 1 को आना होता है। और जहां पर प्राइमर बन चुका है उसको एक्सटेंड करने के लिए DNA पॉलीमरेज 3 काम करता है। और जहां कुछ भी नहीं है भाई वहां प्राइमर लगाने के लिए DNAG मतलब प्राइमेज एंजाइम का रोल था। तो पॉसिबली शायद यही क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में रखा हुआ था अनलेबल्ड, जिसे आपको केवल लेबल करना था। एक क्वेश्चन शुगर पकरिंग पे भी था। हम जानते हैं कि DNA या RNA में राइबो शुगर पाई जाती हैं और राइबो शुगर के कार्बन के नंबर हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। ये एक प्लेन में रखा हुआ है, मतलब
कागज की तरह मान लो आप इसे, शीट। अब इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा पार्ट इस प्लेन में ऊपर उठ रहा है। तो जैसे अगर हमने देखा कि भाई इस ऑक्सीजन से कंपेयर कर लो आप, और ये वाला पार्ट ऊपर उठ रहा है, तो आप बोलोगे कि ये 3 प्राइम एंडो है। और अगर पहला वाला कार्बन उठ रहा है तो आप इसे बोलोगे 2 प्राइम एंडो है। तो आपको पोजीशन याद रखनी है। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस कहानी के अंदर। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 है जो पार्टिसिपेट करते हैं, प्लेन से ऊपर उठते हैं या नीचे। और स्टोरी थी स्टोरिक हिंड्रेंस की, क्योंकि ये बहुत जरा सी जगह पे इतने सारे एटम्स पैक्ड हो रखे हैं, तो ये एक साथ बैठ नहीं सकते। कभी इमेजिन करो यार, बस के अंदर सपोज 3 जनों की सीट है, उसमें 5 जने बैठे हुए हैं, तो क्या सबके सब बड़े आराम से बैठ पाएंगे? कोई एक आगे होगा, कोई एक पीछे होगा। उसी कहानी के साथ स्टोरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए एटम्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसी को हम लोग पकड़िंग के रूप में देखते हैं। 2 प्राइम एंडो, 3 प्राइम एंडो, 2 प्राइम एक्सो, 3 प्राइम एक्सो। एक्सो वाली कहानी में ये नीचे की तरफ जाएगा, प्लेन से आउट होने की कोशिश करेगा। पॉइंट ये कि कागज को इमेजिन करो, कागज से ऊपर उठा तो आप कहोगे एंडो, कागज से नीचे आया तो आप बोलोगे एक्सो। कागज मतलब प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। एक क्वेश्चन ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ऊपर भी था, उसके इनहिबिटर के ऊपर, एंटीमायसिन ए। भाई बहुत कुछ चीजें हम लोगों ने बार बार बोली हैं कि ये यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं जो लगभग हर एग्जाम में आते हैं, उनमें से एक ये भी है। एंटीमायसिन ए जो था, इसका काम था ब्लॉक करना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हम लोगों ने डायग्राम में समझा भी था कि कॉम्प्लेक्स 3 है वो जगह जहां पर एंटीमायसिन अपना ये काम दिखाता है, और इसके लिए एक कंबाइंड डायग्राम भी था जहां पर हमने कोशिश किया था कि भाई सभी जितने भी हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं हम उन्हें अरेंज कर सकें, किस कॉम्प्लेक्स पर कौन सा इनहिबिटर अपना असर दिखाएगा। अब एक क्वेश्चन आया था ग्लाइकोजेनोलिसिस रेगुलेशन के ऊपर। असल में ये कहानी शुरू होती है GPCR के साथ, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अल्टीमेटली जी अल्फा एक्टिवेट होता है। जी अल्फा एक्टिवेट होने के बाद में वो एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, साइक्लिक एमपी बनाएगा। साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा, और प्रोटीन काइनेज ए काफी सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉस्फेट लगाता है। ये पाथवे जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जब ग्लूकागन बाहर आता है सिग्नल मॉलिक्यूल के रूप में, तो लीवर की सेल्स पर देखने को मिलती है। अब इसमें होता क्या है कि जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा तो वो काफी सारे प्रोटीन पर फॉस्फेट लगाता है, जिनमें से GPK एक है, GP एक है और GS एक है। GPK मतलब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, GP मतलब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और GS मतलब ग्लाइकोजन सिंथेज। ये एंजाइम्स ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में रोल निभाते हैं। तो जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो जाता है फॉस्फेट लगने के बाद में, तो ये ग्लाइकोजन के पे फॉस्फेट लगाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टूट के बाहर निकलते हैं। वैसे ही जब ये फॉस्फेट लगता है ग्लाइकोजन सिंथेज के पास, तो यहाँ उल्टा असर देखने को मिलता है कि ग्लाइकोजन सिंथेज काम नहीं कर पाता। और तो और कहीं कोई सिस्टम आकर के इन फॉस्फेट को हटा ना दे, जैसे कि एक फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज है, ये फॉस्फेट हटा सकता है इन प्रोटीन्स के ऊपर से, तो उसको भी काम करने से रोका जाता है IP के द्वारा, उसे इनएक्टिवेट करके। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इंडियड शायद सबसे पहली पाथवे थी जो पूरी तरीके से खंगाली गई थी GPCR वाली सिग्नलिंग में, और इससे बढ़िया मॉडल आप नहीं समझ सकते कि कैसे एक ही सिग्नल से एक तरफ कैटाबोलिज्म को एक्टिवेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ एनाबोलिज्म को डीएक्टिवेट किया जा रहा है। मतलब कहानी बड़ी सिंपल सी थी ना, कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो पैंक्रियास के सेल ग्लूकागन रिलीज करेंगे ब्लड स्ट्रीम में। ये ग्लूकागन जाएगा लीवर के पास, मसल सेल के पास, और इनको सिग्नल देगा कि भाई ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बंद कर लो, ग्लाइकोजन को तोड़ लो, अब जो स्टोर्ड किया हुआ ग्लूकोज है उसको इस्तेमाल कर लो। तो जहां लीवर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ग्लूकोज तोड़ करके ग्लाइकोजन से वापस ब्लड में छोड़ा जाएगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाए, वहीं मसल्स की सेल बजाय ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के अपने अंदर जो स्टोर किया हुआ था ग्लाइकोजन उसको तोड़ेंगे, अपने काम की डिमांड को पूरा करेंगे। तो पूरा सर्किट इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जब सिग्नल हो तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस रुक जाए, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन चले, मतलब एक टाइम पर एक ही काम, और वो भी एक ही काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करके। तो समझो कि एक तरह का ये रेसिप्रोकल रेगुलेशन है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट 20 सितंबर से शुरू होने वाले कोर्सेज को लेकर के CSIR नेट, गेट BT और MSc एंट्रेंस के यूनिवर्सल कोर्सेज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन के साथ आ रहे हैं, और 19 सितंबर तक बढ़िया फीस में डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप भी ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। और अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हैं जो आप इस सीरीज में इंक्लूड करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।